रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, डेवलपमेंटल सिस्टम है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? सबसे पहले कोई भी आपको पूछता है कि हमारे पास ये सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, आपने कहना ये होता है हाइपोथैलेमस से। ठीक हो गया। मैं यहाँ हाइपोथैलेमस ड्रा करता हूँ, मेरे पास ये है हाइपोथैलेमस। ठीक हो गया। और हाइपोथैलेमस के नीचे मेरे पास दो ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक हो गया। अब ये जो मेरे पास हाइपोथैलेमस है ना, इस हाइपोथैलेमस के होते हैं चार पार्ट्स। पहला पार्ट होता है मेरे पास, उसे कहते हैं प्री ऑप्टिक पार्ट। सेकंड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सुपरा ऑप्टिक पार्ट। थर्ड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं टेगमेंटल पार्ट। और जो फोर्थ पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेमेलरी पार्ट। अच्छा। अब हमारे पास इसकी भी आगे टाइप्स हैं, लेकिन ये ना न्यूरो में बहुत ज्यादा इसकी डिटेल है, इस वजह से इतनी डिटेल में हमने नहीं जाना। अभी आप लोग सिर्फ ये याद रखो कि हाइपोथैलेमस का जो हमारे पास है ना प्री ऑप्टिक पार्ट या पैरा ऑप्टिक पार्ट, ये हमारे पास एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम होता है गोनोडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे पास क्या पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है, ये हमारे पास रिलीज करता है हार्मोन, उसका नाम है गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यहाँ मेरे पास, मैंने आपको जब एंडो पर आई थी मैंने आपको बताया था, यहाँ मेरे पास एक होता है पिट्यूटरी स्टाक, जहां से हार्मोन ने हाइपोथैलेमस के थ्रू ट्रेवल होना होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक हो गया। या इंटीरियर। स्टिमुलेशन आनी होती है, कोई नर्व रिस्पॉन्स आना होता है आपके हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब हमारे पास, अगर पहली तो बात मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास ये पिट्यूटरी स्टाक ही डैमेज है, तो हमारे पास कोई भी हार्मोनल जो सिक्रीशंस हैं वो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं आएगी। चलो, अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये जो पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, इसने क्या चीज रिलीज की है? इसने किया गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, ये हमारे पास ट्रेवल किया थ्रू पिट्यूटरी स्टाक आपके किधर, एंटीरियर पिट्यूटरी में। और यहां आके क्या चीज हुई, यहां आके बना गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इस चीज में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। वो हमारे पास गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में ही बना देते हैं, जबकि हमारे पास गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में होता है। और वो बनता किस न्यूक्लियस से? पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस से। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में आके वो चेंज होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन में। और फिर यही गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये हमारे पास दो हार्मोन रिलीज करता है, एक होता है हमारे पास FSH और एक होता है LH। ठीक हो गया। इसकी भी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे कि आगे इसका क्या काम है, लेकिन जो अभी एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये अभी बात। साहब, उसके आपको बाद हम चलते हैं डेवलपमेंट सिस्टम्स में कि हमारे पास अभी कैसे साहब, स्टार्ट होते हैं। मैं कहता अभी हूँ कि साहब, ये है ओवरी। हाँ जी। ये जी जी। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, ये सुप्रा सुप्रा ऑप्टिक भी करता है, ये दोनों नहीं, नहीं दोनों करते हैं। नहीं, पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस से सेक्रेट होता है गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में आके चेंज हो जाता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग रिलीजिंग हार्मोन में। हार्मोन। और वो आगे फिर दो बनाता है, एक होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके हो गया, ओके। FSH और LH। अच्छा, अब ये है मेरे पास ओवरी। इस ओवरी के पास मेरे पास यहां है, मेरे पास है फ्लोपियन ट्यूब। उसके बाद फिर आगे मेरे पास आ जाता है यूट्रस। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हमारे पास इस ओवरी के अंदर एग की फॉर्मेशन कैसी होती है, किस हार्मोन की प्रेजेंस में होती है और किसकी एब्सेंस में होती है। अब सबसे पहले तो हमारे पास ये जो ओवरी है, ये एक छोटा सा सेल रिलीज करता है, उसे कहते हैं प्राइमोडियल सेल्स। इसका होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास इस प्राइमोडियल सेल्स की एब्सेंट हो जाएगी ना, तो हमारे पास डेवलपमेंटल सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होता। अब हमारे पास जो ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको PCOS होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उनमें हमारे पास क्या होता है, हार्मोन के वो बेसिकली वैसे इंसुलिन की ज्यादा होने की वजह से होता है, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं कि उसके अंदर आपके ओवरी के अंदर सिस्ट बनते हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो फिनोमिना है ना, प्राइमोडियल सेल्स नहीं बनते। और प्राइमोडियल सेल्स आगे फिर आगे चेंज नहीं होते। अब हम कह रहे हैं कि ये मेरे पास एक सेल बना है, उसका नाम है प्राइमोडियल सेल्स। ये सेल्स अंदर से बिल्कुल होलो है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। लेकिन ये हमारे पास एक बेसिक है स्टार्ट होने की, कि कहां से एक सेल अपने आप को ड्राइव करता है, डिफरेंशिएट करता है। अब ये जो हमारे पास ये जो प्राइमोडियल सेल्स है, ये आगे डिफरेंशिएट किया इसने प्राइमरी फोलिकल के अंदर। ये जो प्राइमोडियल सेल्स था, इसने अपने आप को चेंज किया प्राइमरी फोलिकल्स में। और एक बात याद रखनी है, ये किसी भी हार्मोन्स की प्रेजेंस में नहीं होगा, किसी भी ट्रांसमिशन की प्रेजेंस में नहीं होगा। ये खुद ब खुद ही जो बॉडी है, ओवरीज है, वो खुद ब खुद ही रिस्पॉन्स प्ले करेगी और प्राइमोडियल सेल्स को चेंज कर देगी आपके प्राइमरी फोलिकल्स के अंदर। अभी प्राइमरी फोलिकल्स है क्या? प्राइमरी फोलिकल्स के अंदर आपको स्मॉल सेल्स मिलेंगे। ठीक हो गया। और एक एपिथेलियल की लेयर मिलेगी बस। और इसको आपने आगे डिफरेंशिएट कैसे करना है? ये जो हमारे पास प्राइमरी फोलिकल होगा, ये आगे चेंज हो जाता है आपके सेकेंडरी फोलिकल के अंदर।
अब ये जो प्राइमरी फोलिकल्स होता है ना, जिसको आप प्री एंट्रल फोलिकल भी कहते हो, प्राइमरी सेकेंडरी फोलिकल का दूसरा नाम है प्री एंट्रल फोलिकल्स। अच्छा, मैं दोबारा बता रहा हूं कि प्राइमोडियल जो सेल्स है वो चेंज हुआ आपके प्राइमरी फोलिकल के अंदर, इन द किसी भी हार्मोन की प्रेजेंस में नहीं हुआ, खुद ब खुद हुआ है। अब ये जो प्राइमरी फोलिकल है ये आपका किस हार्मोन में, आपके 70% एफएसएच की प्रेजेंस में और 30% एलएच की प्रेजेंस में आपका जो प्राइमरी फोलिकल है वो चेंज हुआ किसमें, प्री एंट्रल फोलिकल में या आपके सेकेंडरी फोलिकल में। अब हम बात करें कि प्राइमरी फोलिकल और सेकेंडरी फोलिकल में क्या डिफरेंस है। इसके अंदर आपके सेल्स की जो तादाद है वो आपकी हो जाती है ज्यादा, ठीक हो गया। इसके अंदर आपकी, मैं बेसिकली सेल्स का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हम इसमें एपिथेलियल सेल्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास इसकी फॉर्मेशंस और डिफरेंशिएशन इसकी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स, यानी एफएसएच 70% एफएसएच आएगा और एलएच आएगा। ये जो आपको रेशो बता रहा हूं ये आपके एनएलई में तो नहीं जरूरत है, लेकिन जो बाकी एग्जाम्स हैं ठीक है उसमें ये रेशो आपसे पूछ लेता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कितना परसेंट होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कितना परसेंट होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के, और ये प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो जाता है प्री एंट्रल फॉलिकल में, जिसको आप सेकेंडरी फॉलिकल भी कहते हो। अब ये जो हमारे पास सेकेंडरी फोलिकल है या प्री एंट्रल फोलिकल है ये आगे हमारे पास चेंज हो जाता है, इधर भी आपको जो है ना हार्मोन प्रेजेंस है वो भी वही एफएसएच और एलएच, यानी सेम हार्मोन एफएसएच और एलएच, लेकिन इधर आपको सिर्फ और सिर्फ 20% रेशियो चाहिए होगी, क्योंकि आपका मेन चीज सेकेंडरी फोलिकल बन गया है। अब क्या होना है, अब आपके पास ये जो सेकेंडरी फोलिकल है इसने आगे जाना है टर्शियरी फोलिकल में, या इसका दूसरा नाम होता है प्री ओवुलेटरी फोलिकल या प्री ओवुलेटरी सेल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली ये जो एक मेरे पास एक फोलिकल बना ना, इसके अंदर ही मेरे पास एक सेल ड्राइव हुआ है जिसको मैं एग सेल कह रहा हूं। दोबारा सुनना, सबसे पहले मैंने कहा प्राइमरी, ये प्राइमोडियल फोलिकल है, प्राइमोडियल सेल चेंज हुआ प्राइमरी फोलिकल में, ठीक है, प्राइमरी फोलिकल चेंज हुआ सेकेंडरी फोलिकल में, सेकेंडरी या प्री एंट्रल फोलिकल चेंज हुआ आपके टर्शियरी फोलिकल में, जिसको आप कह रहे हो प्री ओवुलेटरी। प्री ओवुलेटरी इसलिए कह रहे हो कि आपका इधर ओवम बन गया है, ठीक है, लेकिन अभी वो ओवम जो है वो उसके अंदर है, यानी एक फोलिकल, टर्शियरी फोलिकल के अंदर एक ओवम आपका ड्राइव्ड हो गया। हुआ कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ 20% एफएसएच एंड एलएच। अगर मैं इसी को ही इधर बनाऊं, सबसे पहले मेरे पास था प्राइमोडियल फोलिकल, प्राइमोडियल सेल्स या फोलिकल चेंज हुआ आपके प्राइमरी फोलिकल में, प्राइमरी फोलिकल चेंज हुआ आपके सेकेंडरी फोलिकल में, और सेकेंडरी फोलिकल्स और प्राइमरी फोलिकल में डिफरेंशिएशन ये थी कि इसमें आपके एपिथेलियल सेल्स की तादाद ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी के, सिर्फ ये चीज। उसके बाद जो हमारे पास ये जो था सेकेंडरी फोलिकल है ये आगे चेंज हुआ आपके टर्शियरी फोलिकल्स में, और इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स की तादाद भी ज्यादा होगी और आपका एक ओवम भी अंदर बन गया। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे इनमें, कि अगर कोई पूछ लेता है हमारे से कि सेकेंडरी फोलिकल और टर्शियरी फोलिकल में क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने बात याद रखनी है कि हमारे पास इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं, इस देखो ये मेरे पास था प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, सॉरी सेकेंडरी फोलिकल के अंदर आपका ओवम नहीं है, जबकि आपके टर्शियरी फोलिकल के अंदर ओवम बना है, ठीक है। और इस ओवम की जो लेयर्स हैं वो सुनना, अब ये मेरे पास एक मैंने एग बनाया, ठीक है, इसके ऊपर जो हमारे पास लेयर होती है पहली होती है इसे कहते हैं थीका सेल्स, ठीक है, उसके ऊपर एक और लेयर होती है उसे कहते हैं ग्रेनुलोजा सेल्स। ये हम फिजियो में और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता हो, ये होती है हार्मोन, और गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका चेंज होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन में, और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपका एफएसएच और एलएच बनाता है। और ये आपका कहां यूज होता है, जब आपका जो आपका प्राइमरी फोलिकल होता है सेकेंडरी में चेंज होने लगता है तो आपको इसकी जरूरी होती है, और जब आपका ये जो सेकेंडरी होता है टर्शियरी में चेंज होता है तो आपके फिर भी एफएसएच और एलएच की जरूरत होती है। लेकिन जब आपका प्राइमोडियल सेल्स प्राइमरी फोलिकल में चेंज होता है तो आपके किसी भी हार्मोन की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही ओवरी कर लेती है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो प्री ओवुलेटरी फेज है ये फेज, उसके बाद हमारे पास आता है ओवुलेटरी फेज। अब उसमें क्या आएगा, उसमें आपका ये जो होगी ना लेयर ये शेड हो जाएगी, और यहां से जो ओवम है ये आपके पास ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये कैसे निकलेगा देखना, हमारे पास ये जो है ये वाला जो ओवम है यहां से एक्सक्रीट होगा, ठीक है, और यहाँ आपके एम्पुला ऑफ फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट एम्पुला के अंदर ये आपका ओवम जो है यहां से डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। अब आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि यार ये जो ओवम है ये क्यों आया है यहाँ पे,
यहां हमारे पास हम साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी दे रहे हैं। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो फोलिकल्स को मैच्योर कर रहा है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो फोलिकल्स को मैच्योर कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थोड़ा सा ना जो फोलिकल है उसको थिन करके रख रहा है। वो क्यों रख रहा है? क्योंकि वहां से ओवम ने निकलना है और फ्लोपियन ट्यूब में आ जाना है। अगर हमारे पास ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना होता, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपना काम कर लेना था, आपका प्राइमरी, आपका सेकेंडरी बन जाना था, आपका प्री ओवुलेटरी बन जाना था, फेज आपका बड़ा अच्छे से बन जाना था। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब हुआ, उसने आगे किया, उसका काम ये था कि आपका ये जो फोलिकल है ना उसको यहां ऊपर से थोड़ा सा थिन रखना, ताकि हमारे पास ये जो ओवम है यहां से निकले और निकल के आपके इस एम्पुला ऑफ फ्लोपियन ट्यूब में आ जाए। ठीक है, ये था हमारे पास जो डेवलपमेंट सिस्टम है, स्टार्ट कहां से हुई है, और अब मेरे पास ये आ गया है ओवम। ठीक हो गया, सेल आ गया। अब मैं इस सेल्स की बात करूं कि इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं जो मैंने बताई है कि सेल्स के ऊपर मेरे पास एक लेयर है, उसका नाम है थीका लेयर, उसके ऊपर लेयर है, उसका नाम है ग्रेनुलोजा लेयर, या फिर इसको सेल्स कह दो। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है एम्पुला ऑफ फ्लोपियन ट्यूब में। अब मेरे पास आगे हम देखेंगे कि आगे हमारे पास क्या क्या चीजें बनेगी। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वीक वन, हम अब वीक से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या है। पहले आपको ये पता होना चाहिए था, उसके बाद हम वीक स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वीक में क्या होता है, उसके बाद आगे वीक्स में क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास आएगा वीक वन। अब वीक वन में क्या होगा? वीक वन में सबसे पहले, अब ये जो मेरे पास चीज बनी है ना, इसको मैं ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकता हूं। ठीक हो गया, इसको मैं ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकता हूं। होता ये है कि वीक वन के अंदर ये वाला जो है आपका यहां से मूव करेगा और आपका इंप्लांट हो जाएगा किसमें? एंडोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम क्या? आपकी यूट्रस की लेयर है, उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसकी भी बात मैं अभी आपको बता, ये क्यों जाता है और ये एंडोमेट्रियम कैसे बनती है। ठीक है, लेकिन पहले ये सुनना, हमारे पास ये जो वीक वन है, वीक वन में पहला काम क्या होगा? जो आपकी ब्लास्टोसिस्ट है ये इम्प्लांट हो जाएगी, जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। वीक वन में क्या हुआ? वीक वन में जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी इम्प्लांटेशन हुई, पहला काम ये हुआ। अब वीक वन में सेकंड चीज क्या हुई? आपका एक हार्मोन रिलीज हुआ, उसका नाम है HCG। अब HCG एक हार्मोन भी है और एक बायोमार्कर भी है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये बायोमार्कर कैसे है। बायोमार्कर ऐसे है कि ये आपका शो करवाता है कि आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। अब ये जो HCG है ये आपका वीक वन में रिलीज हुआ है। अब ये जो वीक वन में आपका ये जो HCG है ये रिलीज हुआ है, ये कौन रिलीज करता है? ये आपका प्लेसेंटा की लेयर होती है वो रिलीज करती है। प्लेसेंटा की बेसिकली दो होती है, ये वैसे आगे का टॉपिक है। एक होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक होती है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। जो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट होती है वो आपका HCG रिलीज करती है। ठीक है, अच्छा चलो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये ओवम था, ये जहां जाके इम्प्लांट हो गया। ठीक है, तो हमारी बॉडी को कैसे पता लगा कि यार HCG ने रिलीज करना है, या आपकी बॉडी को कैसे पता लगा कि यार अब तो प्रेगनेंसी हो गई है? होता ये है कि यहां से जब स्पर्म थे और यहां गए हैं और स्पर्म ने इनके साथ फर्टिलाइज किया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो ये थीका सेल्स होते हैं और ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ह्यूमन स्पर्म्स को एंट्री देते हैं, और एट अ टाइम जो है वो हमारे पास ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म जाए। कभी कभी दो भी चल जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि आपके एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म को एंट्री दें। पहला मैंने आपको काम क्या बताया कि ये आपके सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्पर्म को एंट्री देंगे अपने अंदर, ये जो थीका सेल्स और ग्रैन्युलोसा सेल्स होंगे। और जो सेकंड काम क्या करेंगे, ये आपके पास 98% आपका सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म को एंट्री देंगे उसके अंदर। अच्छा, अब हमारे पास जब ये जो था लेयर ओवम आपका इधर गया, अब ये जो बकाया चीज थी, ये जो बच गई है, ये क्या है? इस बकाया को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यानी अब देखो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये है एक सेल, ठीक है, इसके अंदर जो ओवम है और ये ओवम निकल के ऐसे बाहर आ गया है। ठीक है, अब ये ओवम आ गया, अब ये जो बाकी की लेयर भी तो बची हुई है, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना है। अगर ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऐसे समझो कि आपके क्या हुआ, आपकी फैमिली वालों ने बाहर भेजा कि जाके पढ़ के आओ, ठीक है, बाकी जाके मेच्योर होके आओ, लेकिन साथ वो आपको कुछ दे भी रहे हैं साथ। ठीक है, यानी वो आप पे खर्च कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवा रहा है, ताकि आपका ये जो ओवम है ये मेच्योर हो सके। अगर ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो आपका ओवम कभी भी मेच्योर नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको एक एक्स्ट्रा बात बताइए, पता होनी चाहिए थी। अच्छा, वीक वन में मैंने आपको बताया बेसिकली जो एम्ब्रियो हुआ ना फर्स्ट स्टेज में भी, वो यहीं से स्टार्ट होती है कि वीक वन से क्या हुआ। सबसे पहले वीक वन में हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट की इंप्लांटेशन हुई। ठीक है, और साथ आपका HCG हुआ है। और मैंने आपको बताया जो HCG ये प्लेसेंटा रिलीज करता है। ठीक है, और HCG हमारे
पास कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, अगर तो वो फर्स्ट वीक को फर्टिलाइज करोगे, आप ब्लड में देखोगे कि आपको एचसीजी का लेवल ज्यादा मिले, तो वो आपको कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद अगर आपने यूरिन में देखना चाहते हो, तो यूरिन में आपको सेकंड वीक के अंदर मिलेगा, यूरिन में मिलेगा आपको एचसीजी। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूँ बात कि आपके पास एचसीजी एक हार्मोन भी है, एक बायोमार्कर भी है। ठीक है, बायोमार्कर ऐसे है कि ये आपको शो करवाता है कि आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। अगर तो आप ब्लड में देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट वीक में ब्लड में जाके देखो। लेकिन अगर आप ब्लड में नहीं देख रहे, आप यूरिन में देख रहे, तो यूरिन में आपको एचसीजी का लेवल सेकंड वीक में आपको बायोमार्कर इसका रेज मिलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी होगी। ये एक एमसीक्यू से आपको पता होना चाहिए। वीक वन में हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वीक है उसमें क्या आएगा? वीक वन हो गया। वीक वन में हमारे पास ये जो ब्लास्टोसिस्ट था ये जाके इंप्लांट हो गया किसके अंदर? एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, यानी यूट्रस के अंदर। अब वीक टू में क्या हुआ? वीक टू के अंदर आपके पास दो लेयर्स बनी। दो लेयर्स कौन सी बनी? एक हमारे पास बनी एपीब्लास्ट, एक हमारे पास बनी हाइपोब्लास्ट। अब इसकी भी थोड़ी डिटेल है, वो सुन लेना। ठीक है, मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं, लेकिन ये है कि इसको आपको पता होना चाहिए कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनी कैसे। अच्छा, अब ये देखना है, ये है मेरे पास फीमेल की, यानी एंडोमेट्रियम है, यूट्रस। ठीक है, यहां मेरे पास होता है स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बल्कि ना रैनल में भी आपको करवाई हुई है ये बात। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास होता है, मेरे पास एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बाद मेरे पास यहां होती है एम्ब्रियोनल डिस्क, और ये होता है मेरे पास यॉर्क सैक। ये तीन स्ट्रक्चर पहले हमारे पास बने होते हैं एक ब्लास्टोसिस्ट पे। ठीक है, यानी ब्लास्टोसिस्ट जब गया ना उसके अंदर, यूट्रस के अंदर, तो तीन चीजें हुई। एक हमारे पास था एमनियोटिक फ्लूइड, सेकंड हमारे पास था एम्ब्रियोनल डिस्क, थर्ड हमारे पास था यॉर्क सैक। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये हमारे पास दो चीजें बनाता है। क्या बनाता है? एक हमारे पास बनाता है एपीब्लास्ट, एक हमारे पास बनाता है हाइपोब्लास्ट। ठीक है, और यही जो हाइपो और एपीब्लास्ट है ये आगे चेंज हो जाते हैं तीन में। एक होता है एंडो, एक होता है एक्टो, एक होता है मीजोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अच्छा, ये बात दोबारा सुन लेना मेरी, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस या गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना, उसने आगे गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनाया, उसने एफएसएच और एलएच बनाया, जिसने आगे से इसकी डेवलपमेंट करवाई और ब्लास्टोसिस्ट बना दिया। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट वीक वन में क्या हुआ? वीक वन में ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये इंप्लांट हो गया इस यूट्रस के अंदर, और साथ आपका एचसीजी रिलीज होने लग गया कि आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद वीक टू में क्या हुआ? वीक टू में आपकी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनी। ठीक है, मैं इस टॉपिक को भी नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वैसे पढ़ाया हुआ रेनल के अंदर, जब रेनल की एम्ब्रियो करवाई थी। ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने आपको इतना बता दिया है कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बने कैसे हैं। एमनियोटिक फ्लूइड की से हमारे पास एपीब्लास्ट बना और एक लेयर बनी हाइपोब्लास्ट बनी। ठीक है, अब हम इसकी आगे डिवाइजन करते हैं कि हमारे पास ये कैसे बनी, इसकी आगे डिवीजन कैसे हुई। पहली हमारे पास ये थी एपीब्लास्ट, सेकंड हमारे पास हुई हाइपोब्लास्ट। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी आगे डिवीजन कैसे हुई है और क्या हो रहा है। हमारे पास ये जो एपीब्लास्ट थी ना, ये जो एपीब्लास्ट थी, ठीक है, ये इसका थोड़ा सा ग्रूव ऊपर से गया और इस तरह से इसका ग्रूव बन गया। इसे कहते हैं न्यूरल ग्रूव। यानी ये जो एपीब्लास्ट लेयर थी ना, ये थोड़ी सी ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और जो हाइपोब्लास्ट लेयर थी ना वो ऐसे थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि अब उसने तीन डिवीजन में डिवाइड होना है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। पहले मैंने आपको बताया एपीब्लास्ट है और हाइपोब्लास्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे पास ये जो ऊपर वाली ये एक लेयर थी, ये वाली ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और ये दूसरी लेयर थी ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। यानी अभी मेरे पास ये है एपीब्लास्ट, और ये वाली कौन सी है? हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ? मैंने कहा ये मेरे पास है एक्टोडर्म, सॉरी एपीब्लास्ट, ये है हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब ये चेंज हुई मेरे पास, ये जो एपीब्लास्ट ये थोड़ी की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट की और इस तरह आ गई है एपीब्लास्ट, और जो नीचे की तरफ है ये हाइपोब्लास्ट है, ये थोड़ी सी ऐसे नीचे की तरफ बेंड कर दी। ठीक है, अब इसके दरमियान में एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसे कहते हैं नोटोकोड। ठीक हो गया, एक बॉल लाइक का स्ट्रक्चर बनेगा, उसे कहते हैं नोटोकोड। अब ये नोटोकोड बनेगा कैसे? सबसे पहले याद रखनी है कि आपके पास ये जो एक्टोडर्म है, ये देखो, ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये मैं एपीब्लास्ट कह रहा हूं, ये हमारे पास क्या चीज रिलीज करेंगे? प्रिमिटिव स्ट्रिकी सेल्स रिलीज करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसको याद करने का भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको बता रहा हूं कि हमारे पास सबसे पहले मैंने क्या किया? एपीब्लास्ट है, फिर बताया हाइपोब्लास्ट है। ठीक है, एपीब्लास्ट ने आपके प्रिमिटिव स्ट्रिकी सेल्स रिलीज किए। ठीक है, ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिकी सेल्स रिलीज किए, इसने आगे से नोटोकोड बना दिया। या सिर्फ इतना भी याद रख लो कि इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रक्चर बनी जो कि नोटोकोड बनी। अब इस नोटोकोड ने क्या किया? मेरे पास ये देखो, ये मेरे पास ये कौन सी ऊपर वाली लेयर, उसके बाद ये जो नीचे ये थी
नीचे वाली लेयर, ठीक है। और ये नोटोकॉर्ड ने क्या किया है, ये नोटोकॉर्ड ने यहां से एपीब्लास्ट से ऊपर से गुजरी, देखना दोबारा, ये इस तरह हुआ सारा काम। ये जो नोटोकॉर्ड है ये एपीब्लास्ट के ऊपर से गुजरी और उसने आके यहां पे एक स्ट्रक्चर बना दी जिसको कहा मीजोडर्म, यानी एक मिडल लेयर स्ट्रक्चर बना दी। दोबारा सुनना, मैंने आपको कहा पहले हमारे पास वीक 1 में क्या हुआ, वीक 1 में ब्लास्टोसिस की इंप्लांटेशन हुई और साथ आपको एचसीजी बना। फिर वीक 2 में क्या हुआ, वीक 2 में आपकी ये जो एपीब्लास्ट थी ये थोड़ी ऊपर की तरफ गई, हाइपोब्लास्ट नीचे की तरफ गई, दरमियान में एक स्ट्रक्चर बनी जिसे का नोटोकोड। अब ये जो नोटोकोड ने क्या किया, नोटोकोड ने आपकी एक लेयर बनाई, उसका नाम था क्या, मीजोडर्म। अब ये 3 लेयर्स होगी, पहली ऊपर वाली होगी एक्टोडर्म, सेकंड होगी मीजोडर्म, थर्ड होगी एंडोडर्म, ठीक है। अब ये इस तरह हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनी है। और जब मैंने आपको रेनल पढ़ाई थी मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे पास ये है, ठीक है, उसके पास ये मेरे पास होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ये है एम्ब्रियोनल डिस्क और ये है यॉर्क सैक। एमनियोटिक फ्लूइड क्या बनाता है, आपके पास एक्टो, मीजो और एंडो। मैंने आपको यहां डायरेक्ट बताया था कि एक्टो, मीजो और एंडो बनाता है, लेकिन यहां आपको बताया पहले कि पहले आपके पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनी, फिर ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट अपने आप को डिवाइड करके एक्टो, मीजो और एंडो में चेंज हुई। और फिर और ये यॉर्क सैक क्या बनाता है, तो बता सकते हैं मुझे, सुहेल बताओ, ये यॉर्क सैक क्या बनाता है। ये बनाता है यूटेरिक बर्ड। हम्म यॉर्क सैक आपका बनाता है फोरगट, फॉरगट आपका बनाता फॉरगट है मिडगट मिडगट हिडगट और आपका फॉरगट बनाता है मिडगट हाइंडगट। हिडगट। अच्छा चलो आप ये बताओ फिर मुझे, ये जो मीजोडर्म है ये क्या बनाता है। ये बीजोडर बनाता है ये आपका बनाता है प्रोनेफ्रॉन, एपिनेफ्र मीजोनेफ्रॉन और एपिनेफ्रॉन मेटानेफ्रॉन। मेटानेफ्रॉन। याद आया, जी जी, ये मैंने आपको एम्ब्रिश में पढ़ाई थी। याद लेकिन है खैर रहना इसमें ये सर। चीज नहीं है। अब अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो दोबारा सुन लेना। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया है वो हमारे पास था हाइपोथैलेमस से प्री पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस निकला, उसने आगे से ये सारा फॉर्मेशन करवा के आपका ब्लास्टोसिस्ट बना दिया, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट ने आगे वीक स्टार्ट कर दी, देखो ना, ब्लास्टोसिस्ट के पास जब स्पर्म आया, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हुई, ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांटेशन होगी, यानी स्पर्म इधर आया, जब स्पर्म और ओवम मिले फिर हमारे पास जो थे वो वीक स्टार्ट हो गए। और वीक 1 में क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट जाके इंप्लांट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास एचसीजी सेक्रेशन होने लगी, ठीक है। और सेकंड वीक में क्या हुआ, सेकंड वीक में आपके पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बने, ठीक है। और थर्ड वीक में क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बने। जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूं ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है, आपके इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, उम्मीद यही है। वीक 1 बताया, वीक 2 बताया, वीक 3 बताया। अब वीक 4 में क्या होगा, अब वीक 4 में हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है वो होती है हार्ट की, हार्ट की डेवलपमेंट होती है आपके वीक 4 के अंदर, ठीक है। और आपका हार्ट बीट करना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं वीक 4 को इतना डिटेल में तो नहीं लूंगा क्योंकि ये मैंने आपको सीवीएस में भी बताया हुआ है, लेकिन जब दोबारा पढ़ेंगे तब भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वीक 4 में आपके हार्ट की डेवलपमेंट होती है, हार्ट की डेवलपमेंट कैसी होती है, ठीक है, वो आपको सारा बताया हुआ है। अब एंडोकार्डियल सिस्टम। वीक 4 में आपके हार्ट की डेवलपमेंट होगी। अब यहाँ क्वेश्चन करते हैं लोग कि आपके पास, बल्कि ये क्वेश्चन आया भी था, मुझे अभी याद नहीं है किधर आया था, कि हमारे पास वीक 4 में आपकी हार्ट की डेवलपमेंट होगी है, लेकिन हम उसको किस चीज से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से हम वीक 4 में हार्ट की बीटिंग सुन सकते हैं। और अगर आपको वीक 4 में हार्ट की बीटिंग ना सुनाई दे तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसके अंदर कोई इशू है, ठीक है, या आपकी जो है प्रेगनेंसी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, या प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी और बाद में आपकी कोई अनोमलीज की वजह से आपका हार्ट डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, या हार्ट में कोई मसला आ गया। ये था हमारे पास वीक 4 में आपके हार्ट की डेवलपमेंट हुई। उसके बाद फिर आपका जो था वो आ जाता है वीक 5 में, वीक 6 में, वीक 7 में, फिर आपके अगले ऑर्गन्स बने, जैसे आपका एंडो बना, फिर आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम बना, और फिर हमारे पास जो आता है ना वीक 8 में, मेन चीज है वीक 8, वो सवाल ही यहां से करता है। वीक 8 में आपके पास जो मेल और फीमेल का जेनिटेलिया होता है ना वो डिसाइड वीक 8 में होता है। यानी कोई भी अगर कहे कि यार आपके किस वीक में जाके आपको पता लगता है कि ये मेल है ये फीमेल है, आपको वीक 8 में जाके, ठीक है। या कई क्वेश्चन में अगर वो 7 का डिस्कस करें फिर भी आपने लगाया, यानी आफ्टर द वीक 7 आपको पता लग जाता है कि ये आपका मेल है क्या फीमेल है, क्योंकि आपके वीक 8 में जाके इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है या वीक 7 में जाके इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है। अब हम पढ़ेंगे वीक 8 में आपका जो जेनिटेलिया है वो कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है, ये चीज अब हम डिस्कस करेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछे, ठीक है, ना समझ आ रही हो या स्पीड तेज हो तो मुझे जरूर बताएं। अच्छा, वीक 8 में हमारे पास
कैसे डिफरेंशिएशन होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ना 2 डक्ट होती है वीक 6 वीक 7 तक आपके हर बोर्ड बेबी के अंदर, हर फिटस के अंदर 2 डक्ट होती हैं। एक होती है मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, और एक होती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने रेनल पढ़ा है कि मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है वो आपके वीक 4 में डिजेनरेट हो जाती है, हमने रेनल में पढ़ा था। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जनरली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मेल के अंदर मीजोनेफ्रिक उसमें डक्ट तो डिजेनरेट नहीं होती, वो चेंज फीमेल हो पे आ जाती है जाती है वोल्फियन डक्ट में, और वो वास्ट डेफरेंस बनाती है और एपिडेडर्मिस बनाती है। एपिडेमिस। ठीक है, खैर ये टॉपिक नहीं है। बात ये हो रही है कि हमारे पास अब वीक 8 में क्या हो रहा है। अब ये वीक 8 को भी सुनना, मैं थोड़ा आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एम्ब्रियो आ जाए इसकी, कि एम्ब्रियो कैसे स्टार्ट होती है, कैसे बनती है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास पहले मैं मेल की बात करता हूँ। ठीक है, मेल में मेरे पास ये है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस की डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन अभी तक हमारे पास डिफरेंशिएशन नहीं हुई कि क्या कैसे होगी। सबसे पहले याद रखनी है कि हमारे पास ये देखो, एक ही डक्ट ये है, एक डक्ट ये है, और एक डक्ट ये है, और एक डक्ट ये है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल इस टेस्टिस को स्किप करो कि अभी टेस्टिस की डेवलपमेंट नहीं हुई, अभी ये सिर्फ और सिर्फ 2 डक्ट इधर है और 2 डक्ट इधर है। अब इन डक्ट का नाम क्या, इसका नाम है हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट, और इसका नाम है हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। इसके नाम और सुन लेना, जो हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, इसका दूसरा नाम होता है ओवेरियन डक्ट, और इसका तीसरा नाम होता है मुलेरन डक्ट। ठीक हो गया। और जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होता है, इसका दूसरा नाम होता है वोल्फियन डक्ट। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वीक 8 में आपको पढ़ा रहा हूं कि वीक 8 में सबसे पहले क्या हुआ। वीक 8 में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 डक्ट इधर बनी और 2 डक्ट आपके एक वेंट्रल साइड पे बनी और लेटरल साइड पे बनी, इस तरह याद रख लो। और ये जो हमारे पास थी, ये वाली थी मीजो, ठीक है, और ये वाली थी कौन सी, पैरामीजो। इसके मैंने आपको नाम बता दिए। अब होता ये है कि हमारे पास मेल्स के अंदर हमारे पास ये जो टेस्टिस होती है ना, ये रिलीज करते हैं हमारे पास 2 तरह के सेल्स। एक होती टेस्टिस के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सर्टोलाई सेल्स और एक होते हैं लेडिक सेल्स। एक होते हैं सर्टोली सेल्स और एक होते हैं लेडिक सेल्स। ये जो सर्टोलाई सेल्स होते हैं ना, ये आपके जो मुलेरियन डक्ट होती है ना, उसको इनहिबिट कर देते हैं। सर्टोलाई सेल्स मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देते हैं, जिसको हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। दोबारा सुनना मेरी बात कि आपके पास मेल्स के अंदर कौन सी अब डक्ट डिजेनरेट होगी, ये मेल्स के अंदर ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है ना, ये डिजेनरेट हो जाएगी। यानी ये वाली साइड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट डिजेनरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका काम ही नहीं है। और मैंने बताया ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, इसका नाम है ओवेरियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। ये आपके फीमेल में होनी जरूरी है और मीजोनेफ्रिक डक्ट का आपके मेल्स के अंदर होना जरूरी है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आपके पास पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास ये जो मीजो है और पैरामीजो है। जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, इसका जो है वो मेल के अंदर होना जरूरी है, और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का आपका फीमेल्स के अंदर होना जरूरी है। अब जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये हमारे पास मेल्स में कैसे होगी, ठीक है, और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट कैसे मेल्स में नहीं होगी। जो टेस्टिस होते हैं, या 2 तरह के सेल्स, एक होते हैं सर्टोलाई सेल्स, एक होते हैं लेडिक सेल्स। ये जो सर्टोलाई सेल्स होते हैं ना, ये आपके इस मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देते हैं। कैसे करते हैं? इनके पास होता है एंटी मुलेरियन डक्ट हार्मोन, ये वहां जाके कर देते हैं। लेकिन इतना भी याद रख लो कि हमारे पास ये जो सर्टोलाई सेल्स हैं, ये आपके इस मुलेरियन को फैक्टर को या मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देते हैं। जब मुलेरियन डक्ट इनहिबिट हो जाएगा तो क्या चीज बचेगी मेल के अंदर? मेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक डक्ट बचेगी जिसका नाम है मीजोनेफ्रिक डक्ट, और एक इस साइड पे एक डक्ट बनेगी जिसका नाम है मीजोनेफ्रिक डक्ट, और यहां मेरे पास दरमियान में टेस्टिस है। ठीक है, और टेस्टिस जारी बात है, इसके अंदर 2 तरह के सेल्स हैं, एक सर्टोलाई सेल्स है और एक लेडिक सेल्स है। ठीक है, मैंने आपको सर्टोलाई का बता दिया, लेडिक का नहीं बताया। इसके वजह से और भी फंक्शंस हैं, लेकिन अभी तक जो बता रहा वो सुनना। लेडिक सेल इसको स्टिमुलेट करी जा रहा है। जो लेडिक सेल्स हैं वो इस मीजोनेफ्रिक डक्ट को स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन जो सर्टोलाई सेल्स थे ये क्या कर रहे थे, ये आपके इस पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को इनहिबिट कर रहे थे, यानी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट गायब हो गया। अब मैंने आपको बताया कि वीक 8 के अंदर अगर आपके पास मेल है तो आपके पास कैसे उसकी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की डिजनरेशन होगी। ठीक है, अब फीमेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास, मैं कहता हूं कि मेरे पास वही सेम चीज कि ये मेरे पास 2 डक्ट हैं, ठीक हो गया, और ये मेरे पास है ओवरी। अब ठीक है, वहां टेस्टिस था, यहाँ ओवरी है। अब हमारे पास होता ये है कि जारी बात है, अब ये फीमेल है तो फीमेल के अंदर आपके पास ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, इसने इनहिबिट होना है। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो ओवरीज हैं, ये हमारे पास एक फैक्टर रिलीज करते हैं, उसका नाम होता है मुलेरियन फैक्टर। उधर क्या चीज रिलीज करते थे? एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये मुलेरियन फैक्टर रिलीज करते हैं जो आपके इस मुलेरियन जो डक्ट है इसको पॉजिटिव सिग्नल देती है।
और आपके पास इसका दूसरा नाम था ओवेरियन फैक्टर। जो ओवेरियन फैक्टर है वो इस जो ये वाली डक्ट होती है कौन सी, मीजोनेफी डक्ट, इसको इनहिबिट कर देती है। ठीक है, मेरी बात दोबारा सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास ये जो फीमेल है, फीमेल के अंदर आपके मीजोनेफी डक्ट का डिजनरेट होना जरूरी है। डिजनरेट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस फीमेल के अंदर इसका काम ही कोई नहीं है। ये वोल्फियन डक्ट है जिसने आगे वास्ट डेफरेंस बनाना है और साथ एपिडाइडमस बनाना है। और अब हमारे पास क्या होगा वीक 8 के अंदर, अब ये ओवरी है तो यहाँ मेरे पास कौन सी डक्ट होगी? यहाँ मेरे पास होगी पैरामीजोनेफी डक्ट और पैरामीजोनेफी डक्ट। ठीक है, ये थी आपको जो है ना डेवलपमेंटल सिस्टम सारी की सारी पता होनी चाहिए। आपका मैं इसको एक दफा फिर रिवाइज करवा। हाँ जी, जी ये जी। जो मेल पे आपने कहा सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो उसको इनहिबिट कर देते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट नहीं, पैरानेफ्रिक डक्ट को, तो वो इनहिबिट करके पैरा पैरा मीजो पैरामीजो फिर उनके बाद उनका कोई फंक्शन नहीं होता मेल पे, सर्टोली का, किसका? सर्टोली सेल्स का। सेटोलाइज। हाँ हाँ मैंने आपको बताया इनके और भी फंक्शंस हैं। इन्होंने अच्छा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी रिलीज करवाना है। ठीक है, इन्होंने आगे आपके नोरिश भी करने हैं आपके स्पर्म्स को। ओके ओके ठीक ओके। है, इन्होंने आपके जो है वो आपकी जो लेयर्स हैं उनको भी और नोरिशमेंट प्रोवाइड करनी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इधर ये बता रहा हूँ कि जो सेटोलाइज सेल्स है इसने आपके मुलेरियन जो फैक्टर है उसको इनहिबिट कर देना है। ठीक है, जो मेन बात है, जिस तरह हमारे पास बच्चा जाके मेल है या के फीमेल है पता लगेगा, और हमें हमारा पता कैसे लगेगा? वीक 8 में जाके आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो या तो मेल है या तो फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। ठीक है, अगर तो वो ट्रांसजेंडर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक वजह, और भी वजह हो सकती है लेकिन मैं अभी एक वजह बता रहा हूं कि क्या हो सकता है कि उसके अंदर आपको कोई भी डक्ट ना मिले, इनहिबिट नहीं हुई। ठीक है इनहिबिट ना? ना। यानी या तो सेटोलाइट सेल का डिफेक्ट हो सकता है या लेडिक सेल का डिफेक्ट हो सकता है। यानी इस यहाँ हमारे पास दोनों की दोनों डक्ट प्रेजेंस है। जब डक्ट प्रेजेंस होगी तो जारी बात है वो जो ना तो वो फीमेल होगा ना तो वो मेल होगा। ठीक है, इस तरह हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं मेल के अंदर, फीमेल के अंदर और बाकियों के अंदर, ट्रांसजेंडर्स के अंदर। ठीक हो ठीक हो गया। गया? अच्छा यार, अभी इसमें किसी का भी कोई क्वेश्चन होना तो बता दे। एक बार रिवाइज क्या, रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ये बता दे कोई, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। आप सब क्विकली रिवाइज कर दें एक दफा। अच्छा चले, मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। अरे सबसे पहले हमने जो पढ़ा ना, वो हमने कहा कि हमारे पास ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियस होता है, उसका नाम होता है पैरा ऑप्टिक। जो पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है ना, वो हमारे पास क्या चीज रिलीज करता है? गोनोडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो गोनोडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये पिट्यूटरी स्टाक के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है और गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। और गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आगे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन ये है कि ये आपके जो होते हैं फोलिकल्स को मेच्योर करते हैं। लेकिन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं ये फोलिकल्स को थोड़ा सा थिन भी करके रखते हैं ताकि ओवम ने जब निकलना है। ठीक है, अब हमारे पास प्राइमोडियल सेल्स था, प्राइमोडियल सेल चेंज हुआ आपके प्राइमरी फोलिकल्स के अंदर। प्राइमरी फोलिकल्स जब आपका सेकेंडरी फोलिकल्स में चेंज हुआ तो आपके एफएसएच और एलएच की उसको जरूरत थी। जब आपका सेकेंडरी फोलिकल बना या प्री एंट्रल फोलिकल बना, वो आके चेंज हो गया आपके टर्शरी फोलिकल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच। उसके बाद आपका प्री ओवुलेटरी या फिर टर्शरी फेज आगे चला गया ओवुलेटरी के अंदर। यानी आपका यहां से ओवम निकला अंदर से और ओवम निकल के आपके इसके अंदर आ गया। अब जो बाकी की चीज बची वो कौन सी थी? वो थी आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम, जिसने आगे से इसको स्टिमुलेट करी जाना किया किसके साथ? जिसने प्रोजेस्टेरोन देता रहना। ठीक है, अच्छा ये चीज ना भी याद करो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा हमारे पास ये ओवम था, जब इसको ब्लास्टोसिस भी कहते हैं, ये जब आपके पास यहाँ जाके एंटर हुआ एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है, यानी स्पर्म के साथ लगा, थीका सेल्स ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ, और फिर जब आपके यहाँ जाके इम्प्लांटेशन हुआ, उसने हमारे पास प्लेसेंटा ने एक हार्मोन या बायोमार्कर रिलीज करा एचसीजी, जिसे पता लग गया कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। और वीक 1 में क्या हुआ था? वीक 1 में आपके पास ब्लास्टोसिस की इम्प्लांटेशन हुई थी और साथ आपके एचसीजी की सेक्रेशन हुई थी। फिर सेकंड वीक में क्या हुआ? सेकंड वीक में आपकी एपीब्लास्ट लेयर बनी और हाइपोब्लास्ट लेयर बनी। फिर थर्ड वीक में क्या हुआ? थर्ड वीक में आपकी एक्टोडर्म बनी, मीजोडर्म बनी और एंडोडर्म बनी। जो मैंने आपको बताया बनी कैसे, कि आपका एपीब्लास्ट ऊपर गई, ठीक है, आपका नोटोकॉर्ड बना और नोटोकॉर्ड ने फिर आके मीजोडर्म बना दी। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो होता है उसके बाद वीक 2 में आपकी हाइपोब्लास्ट बनी, वीक 3 में आपकी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बनी। फिर वीक 4 में आपकी जो थी वो हार्ट की डेवलपमेंट हुई। फिर वीक 5 में 6 में आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के सारे ट्रैकिया वगैरह बनते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़े थे फोरगेट वगैरह। उसके बाद
जो 5 6 वगैरह ना, वो ये योग सैक की डिसीजन हुई कि आइदर जेनिटैलिया मेल है कि आपका फीमेल है। और वो मेल और फीमेल कैसे पता लगा कि हमारे पास 2 डक्ट सबके अंदर होती है जब वो वीक 7 में होता है, जब वीक 6 में होता है। एक होती है पैरामीजोनेफ्री डक्ट, एक होती है मीजोनेफ्री मलेरिया डक्ट, ठीक है। लेकिन जो मेल्स होते हैं उनके अंदर आपकी मीजोनेफ्री डक्ट परसिस्ट रहती है, लेकिन जो पैरामीजोनेफ्री डक्ट है वो डिजनरेट कर जाती है। लेकिन जो फीमेल्स हैं उसके अंदर आपकी ये फीमेल्स हैं, फीमेल्स के अंदर आपकी जो मीजोनेफ्री डक्ट होती है वो डिजनरेट कर जाती है और पैरामीजोनेफ्री डक्ट परसिस्ट करती है। आप लोग इतना भी याद रख लो तो कोई मसला नहीं है, इनफ है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बता